फ़ाइन, मैं काफ़ी देर से जो है वो नहीं अपलोड कर सका वीडियोज़ और डिफरेंट चीज़ों पे, टॉपिक्स पे लेक्चर भी नहीं हो सके। तो जिसका रीज़न प्राइमा फेशा ये था कि थोड़ी-सी मसरूफ़ियत के साथ आपको पता है अनपेड काम जो है वो करने का उस तरीके से उस तरफ रुझान नहीं होता। तो इसमें जो आज का है, जो मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि जो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसके जो दावे होते हैं या इसकी जो चीज़ें होती हैं आपके अर्ली डेज़ में आपको बड़े काम आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उससे डिराइव करते हैं, या जो है वो जो उसकी इन्फोर्समेंट चाहती है पार्टी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करती है सिविल कोर्ट में, जिसको हम फाइल करते हैं इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर या जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। और जो दूसरी जो पार्टी है जो चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे दिया जाए, या वॉइडेबल करार दे दिया जाए, या इलीगल करार दे दिया जाए, या इसको जो है रेसिंड कर दिया जाए, वो जो है वो कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। मेरे पास अब मैं आपको थोड़ा सा उसका बैक व्यू देता हूँ। 2-3 जो है वो कैंसलेशन के और 2-3 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिसेंटली दावे मेरी नज़र से गुजरे और मैंने जो है वो अपने हाथ से किए। तो उसमें मैं आपको एक रफ़ आइडिया इस तरीके से देना चाह रहा था कि प्रैक्टिकली किस तरह एक लॉयर के पास काम आता है, और जब वो काम आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। मेरे पास एक पार्टी आती है, एक क्लाइंट आए, उन्होंने आके कहा जी मेरा एग्रीमेंट है, मेरा एग्रीमेंट हुआ किसी बंदे से और मैंने उस एग्रीमेंट की बेसिस पे उसको पोजेसन दे दी, पोजेसन डिलीवर कर दी, और उसको मैंने अर्नेस्ट मनी उसकी जो होती है, जिसको हम एडवांस पेमेंट कहते हैं, एडवांस पेमेंट या अर्नेस्ट मनी, उससे मैंने रिसीव कर ली और वो उसका भी 1/4 एडवांस मनी का उसने मुझे मौके पे दे दिया। और जो रिमेनिंग एडवांस मनी थी, अर्नेस्ट मनी का जो हमारा डिसाइड हुआ था, उसने वो अगली डेट पे मुझे ला के देना था और उसने अगली डेट पे ला के मुझे दे दिया। मैंने उसको पोजेसन हैंड ओवर कर दी और हमारा डिसाइडेड था कि विद इन अ मंथ और सो वो मुझे जो है वो बाकी पेमेंट करेगा। कंप्लीट पेमेंट करने के बाद मैं जो टाइटल है, ये ओनरशिप है, वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। द ओनली डॉक्यूमेंट दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट इन द ट्रांज़ैक्शन वाज़ द एग्रीमेंट टू सेल दैट वाज़ साइन्ड बिटवीन बोथ बायर एंड द सेलर, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड जो बोनाफाइडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों के बीच में एक एक जो है वो मुआहदा तय पा गया, जिसमें उन्होंने कहा जी मैं आपको इतनी इसके एवज़ ये ज़मीन दूँगा, और आपको मैंने पोज़ीशन भी दे दी क्योंकि उनका ताल्लुक था अच्छा, और वो पोज़ीशन को डिलीवर कर दी गई। और उसके बाद हालांकि रूटीन में पोज़ीशन दी नहीं जाती और मुझे इसमें बड़ा फेस करना पड़ा, जो है वो जब मैंने इसको आर्ग्यू किया जज साहब के पास, वो मैं आपसे करूँगा। ये जो मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये इसका इंस्टीट्यूशन नंबर है 2022 में। इसमें 30/5, आज 1 जून है और 30/5/22 को मैंने इसको जो है वो फ़ाइल किया, सेम डे में आर्ग्यू किया, और ये जो है वो इसमें जो है वो हमें जज साहब ने मेहरबानी की और इसको उसकी बेसिस पे अगले बंदे को स्टे हमें ग्रांट कर दिया गया, और ये कह दिया गया दूसरी पार्टी को उसको फर्दर एलिनेट करने को या किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करने से पोजेसन रोक दिया गया, जो दूसरी पार्टी थी जिसने बाकी मनी प्रोवाइड नहीं की। अब जो बैलेंस कंसिडरेशन और अर्नेस्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इसका बहुत काम जनरेट होता है और इसका बहुत ज़्यादा काम है सेशन कोर्ट में, ऊपर ऊपर तक भी बहुत काम है। और इसका बहुत एक दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है रोज़ मुआहदे तय पाते हैं, रोज़ जो है वो चीज़ें आती हैं, रोज़ चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, रोज़ हर तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उनकी इन्फोर्सिबिलिटी जो है वो अदालत के थ्रू होती है। जो इन्फोर्सिबिलिटी का मामला है वो किसी और एजेंसी नहीं कर सकती, वो सिर्फ अदालत ने करना है। अदालत में दावा फाइल होता है, अदालत ने जो है वो उसको रिकॉर्डिंग करनी है। अदालत के पास पावर है किसी भी डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकती है। अब हमने जब मेरे पास क्लाइंट आए, उन्होंने मेरे से ये बात की, मैंने उनसे पहले क्या चीज़ पूछी, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड देम वाज कि आपने क्या ये डॉक्यूमेंट कहीं पे रजिस्टर कराया? उन्होंने कहा जी रजिस्टर नहीं कराया। ये मैंने क्यों पूछा? अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं पे रजिस्टर्ड हो तो जो रजिस्ट्रार होता है, जहाँ पे रजिस्ट्री हुई होती है, आप उसको पार्टी बनाते हैं। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो बायर और सेलर या ओनर और जो सब्सिक्वेंट परचेज़र है, इन दोनों को सिर्फ पार्टी बनाया जाता है। जो प्लेंटिफ होगा, प्लेंटिफ ओनर होगा, और जो जिसने जो है वो मुआहदा किया बेचने का, और जिसके नाम पे जिसने जो है वो स्टैम्प पेपर पे एज अ बायर साइन किए, और जो 1200 का स्टैम्प पेपर पे इन्होंने साइन किया हुआ था। जो सेलर है वो सेलर वो जो बायर है, बायर वो होगा जो खरीदना चाह रहा है प्रॉपर्टी। अच्छा, बायर ने अर्नेस्ट मनी दे दी, फॉर एग्जांपल बायर ने इनसे कहा कि मैं आपको टोटल 40 लाख का मुआहदा हो गया। बायर ने कहा जी मैं आपको 10 लाख देता हूँ, 7 लाख अभी मेरे से ले लें, 3 लाख मैं आपको, मुझे 15-20 दिन का टाइम दूँ, मैं आपको तब दे दूँगा और आप मुझे पोजेसन तब दे दीजिएगा। इन्होंने उसको जो अर्नेस्ट मनी दे दी। अब आपको पता है बैलेंस कंसिडरेशन या अर्नेस्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वंस यू हैंड ओवर, वंस यू रिसीव द अर्नेस्ट मनी, देन यू आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आपने उसकी जो फुलफिलमेंट है, कंसिडरेशन है, उसकी ऑफर एक्सेप्टेंस है, वो तमाम स्टेजेस से आप पास कर जाते हैं और आप उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइजिंग की तरफ चले जाते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ बैलेंस कंसिडरेशन। बैलेंस कंसिडरेशन होती है जो आपकी रिमेनिंग मनी रह जाती है, वो जब आपको बायर देगा तो बायर वो मनी आपको जैसे ही जो है वो
करेगा, आपने उसको टाइटलशिप ट्रांसफ़र करनी है। मुआहदे में हम रूटीन में लिखवा देते हैं जी मैं इसके एवज़ इसको ये प्रॉपर्टी बेचने की जो है वो बेचना चाह रहा हूँ, जब मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी मैं अपनी टाइटलशिप जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, स्टैम्प पेपर इस पे हो जाता है। तो ये तमाम मामला हुआ। तो जब टाइम आया, जो पिछले महीने का जो एंड था उस महीने में उन्होंने पेमेंट करनी थी, जो बायर है उसने सेलर को पेमेंट करनी थी, लेकिन बायर ने टाइमली पेमेंट ना की। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या था? वो सॉल्यूशन ये निकला, मैंने जब मेरे पास ये मामला आया तो मैंने उसमें देखा कि अब पहले मुआहदा पढ़ा, मुआहदे में देखा कि उन्होंने टर्म्स क्या लिखी। अब टर्म्स ये लिखी हुई थी कि जी अगर ये टाइम पे पैसे नहीं देते तो ज़ाहिर है एक बयाना जो है वो ज़ब्त हो जाता है, अर्नेस्ट मनी को ज़ब्त कर लिया जाएगा। और अगर वो जो है ये जो टाइटलशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, जो सेलर हैं, जो प्लेंटिफ होगा इस दावे में, वो अगर नहीं ट्रांसफ़र करते तो ज़ाहिर है कि फिर उसमें वो उनको डबल पैसे जो है वापस करने पड़ेंगे बयाने के। ये एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी जो हमारी बड़े एक सेविंग क्लॉज़ मैं इसको कहूँगा, ये सेविंग क्लॉज़ वहाँ पे मौजूद था जिसको हमने इन्फोर्स कराना है। अब 2 ऑप्शन थी, या तो इन्फोर्सेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, हम इन्फोर्सेबिलिटी चाहते हैं, मतलब मुझे पार्टी ने कहा जी हमें बाकी पैसे मिलते हैं तो हम इसको आगे डिलीवर करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई है तो उनकी नीयत ख़राब हो गई है, हमें इससे कोई नहीं है, हमें बाकी पैसे जैसे ये देते हैं हम इनको इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हमें पैसे मिल जाएँ, हमें ज़मीन का कब्ज़ा वापस मिल जाए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, आपने अपने क्लाइंट को गाइड भी बड़े अच्छे तरीके से करना होता है, गाइडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है। कभी-कभी आपके क्लाइंट को नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, वो सिर्फ़ आपको एक वेग आइडिया देते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरे माइंड में 2 चीज़ें क्लिक की कि एनफोर्सेबिलिटी में जाऊँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाऊँ, या मैं कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में चला जाऊँ। कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो मुआहदा हुआ क्योंकि इसकी टाइमलाइन गुजर गई तो इसको हम कैंसिल करना चाह रहे हैं क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसकी एक टर्म जो है वो दूसरे बंदे ने जो लायबल था उसको फुलफ़िल करने का, उसने फुलफ़िल नहीं की। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं इन्फोर्स कराता हूँ कि जी क्योंकि इसकी इतनी पेमेंट इन्होंने करनी थी वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो इनको काइंडली डिक्लेयर किया जाए कि पेमेंट करें। लेकिन उसमें फिर हमें 2 ऑप्शंस आ जाती हैं क्योंकि जो डेडलाइन है कॉन्ट्रैक्ट की वो गुजर चुकी है। अगर मैं इन्फोर्सेबिलिटी पे जाता हूँ तो दूसरी पार्टी को ये लगेगा कि हम लोग जो हैं उनसे जो है वो सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए, हम उन्हीं पैसों में लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावे को लटकाना था, 6-8 महीने बाद उन्होंने पैसे दे देने थे, तब तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जानी थी, कोई इन्वेस्टर डाल देना था, इसका नुकसान होना था। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि हम कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। कैंसलेशन का मतलब है कि क्योंकि उस दावे के तहत आपको कब्ज़ा दिया गया, तो उसी दावे के कब्ज़े को, या जो वो दावा जिसके तहत आपको कब्ज़ा दिया गया, वो दावा जब कैंसिल होता है तो आपका कब्ज़ा ऑटोमेटिकली वापस होता है और जो बयाना है वो ज़ब्त हो जाता है। इसके ऊपर हमने रिसर्च मैंने करना शुरू कर दी। अब होता ये है कि जब हम किसी को, मैंने जब कैंसलेशन की तरफ वर्किंग शुरू की, जो पहली चीज़ हमने देखनी थी, मैं ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं इसको 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं सिर्फ रिसर्च पॉइंट बताता हूँ कि हमने एक जो दावा सिविल कोड का दावा होता है उसका जो उसको दावे में आपको पता है कि जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो सीपीसी का होता है। जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो फॉलो होता है टोटल प्रोसीजर के लिए कि दावा फाइल होना है इंस्टीट्यूशन से लेके उसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होना है, उसके अंदर इश्यूज फ्रेम होने हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें होनी है, एविडेंस होना है, एक्स पार्टी होना है, या अगर वो जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होने हैं, वो तमाम स्टेजेस सीपीसी में फॉलो करना है। जब एविडेंस की स्टेज आनी है तो हमने कानून शहादत को देखना है। कानून शहादत एविडेंस को गवर्न करता है क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का स्पेशल लॉ है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877 का। उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मैंने जब अपना रिसर्च की तो मैंने सबसे पहले किताब कौन सी खोली, वो थी सूट्स एंड डिफेंसेस। सूट्स एंड डिफेंसेस के अंदर पता होता है कि डिफरेंट तरह के सूट्स कहाँ फाइल होने हैं या आपने डिफेंड अपने आप को कहाँ पे कौन सी अदालत में करना है। उसके अंदर से मैंने देखा कि हमने जो है वो किस तरफ ये दावा कहाँ पे फाइल होगा, और वो सूट्स एंड डिफेंसेस से आगे जब डिराइव करते हैं तो सूट्स वहाँ से पता चला कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो एक जो उसके अंदर ये एक प्रोविज़न मौजूद है कि आपने जब भी कोई मुआहदा किसी के साथ हो उसको आपने इन्फोर्स कराना हो या उसको आपने कैंसिल कराना हो, तो उसका एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 39 है। उस सेक्शन 39 के तहत आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को आप उसको वॉइड करार दिलवा सकते हैं किसी भी सिविल कोड से अपॉन द प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए थे, मैंने क्लाइंट से कहा जो आप अपने ओनरशिप का प्रूफ ले आएँ, PT1 है वो ले आएँ, रजिस्ट्री है वो ले आएँ, फ़र्द है वो ले आएँ, कैंसिलेशन जो आपने उनसे एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट आप ले आएँ। तो इसको पहले तो सबसे पहले एग्रीमेंट को हम लोग करते हैं। जब अदालत में जाते हैं तो अदालत में सबसे पहले जब मामला जाता है, अगले बंदे को नोटिस जाता है, अगला बंदा उसको भागता है ये करने के लिए कि जी मैं किसी भी तरीके से इसको जो है वो मामले को आगे किसी थर्ड बंदे को बेच दूँ। तो आपको सबसे पहली जो डेट होती है उसमें आपने ये आपका कोशिश होती है कि मैं ये डॉक्यूमेंट शो करके इसमें मुआहदे को स्टे करा लिया जाए कि इसकी बेसिस पे फर्दर एलिनेशन ना हो सके। तो उसके लिए मुझे तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवा लिए। और फिर जब रिसर्च हमने शुरू की तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर आपको लेके चलूँ कि जो है वो
जो सूट फॉर कैंसिलेशन है, आप सिंपल आप लिख सकते हैं सूट फॉर कैंसिलेशन किस तरह होना है। उसकी रेमेडी जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में है, और इसका अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं कि कौन सा है, तो आपने सेक्शन 39 में हम सीधा चलते हैं। 39 में कहते हैं व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, ये चैप्टर 5 है, और 39 है व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शली कैंसल्ड। मैं इसको पढ़ लेता हूँ, हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि किस प्रोविज़न के तहत। देखें, कानून की बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप कानून की बैकिंग के साथ लेके चलते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में हैं या सिविल कोर्ट में हैं या आप किसी थाने में आर्ग्यू कर रहे हैं, आपकी तमाम चीज़ों की वक़्त उतनी रहती है। व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, any person against whom a written statement is void or voidable, who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and court may in its discretion so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled। किसी भी बंदे को जब ये खदशा होता है कि वो अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी, अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसको सीरियस इंजरी कॉज होनी चाहिए। इररिपेरेबल लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है कि अगर उसको होता है, जैसे हमारे केस में अगर वो आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो आगे किसी बंदे को कब्जा दे सकता है, आगे किसी बंदे को ज़मीन का मुआहदा कर सकता है, तो ये उसके अगेंस्ट चीज़ यूज़ हो सकती है, तो ये सीरियस इंजरी वहाँ पे कॉज होती है, तो इसको हमने फुलफ़िल करना है। तो आपको उसने आगे कंडीशन भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, मुझे बड़ी अच्छी इसकी लगती है इलस्ट्रेशन में, इन्होंने आगे कंडीशन दी हुई हैं। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड under registration 1908, the court shall send also a copy of degree to officer in whose office। ये मैंने आपको पहले बता दिया, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो तो इस तरह होता है। सेक्शन 39 में आगे जाके वो जो कंडीशन देता है वो ये है कि द ओनर ऑफ अ शिप by fraudulently representing her to be seaworthy induces B an underwriter to insure her, B may obtain the cancellation of the policy and conveys land to B who bequeaths to C। एग्जैक्ट हमारी कंडीशन, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने वो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सेक्शन 39 के तहत कैंसिलेशन का दावा ऑर्डर होता है। वो कैंसिलेशन का दावा जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आपने उन तमाम चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है। ये जो उसमें मैंने ये वाला जो दावा है ये मैं आपसे शेयर करूँगा इसको किस तरीके से मैंने ड्राफ्ट किया, लेकिन जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि आपने जब किसी बंदे को, इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो ये कि हमारा मशवरा जब आपने देना है तो आपके पास दो टीयर होते हैं। एक तो इसमें मुझे इन्फोर्समेंट का मुझे भी आ रहा था माइंड में कि जिस पर परफॉर्मेंस का कर लिया जाए, फिर कहीं भी आ रहा था कि कैंसिलेशन का कर लिया जाए। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाके मुझे पता चला कि आप कैंसिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन में दोनों चीज़ें हमारी कवर होती हैं। देखें, अगले बंदे में प्रेशर बिल्ड होगा, जब वहाँ पे स्टे हो जाएगा प्रॉपर्टी, किसी को दे नहीं सकेगा, आगे किराए पे नहीं दे सकेगा, उसकी किसी यूज़ की प्रॉपर्टी नहीं है, वापस आएगा कहेगा कि मेरे से वो पैसे ले लें और दावा वापस ले लें ताकि हम लोग इसको लेके चलें। अगर हम तो वो हमें 2 टियर बेनिफिट इसका मिल जाता है। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 39 इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। CPC का प्रोसीजर यूज़ होता है और आप ये सीनियर सिविल जज की अदालत में फ़ाइल करते हैं, और इसमें आपकी पहली कोशिश होती है कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट को, जो भी इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, आप उसको स्टे करा लें। और इसमें फिर मैंने इसमें फर्दर रिसर्च जब करते हैं तो आपको जो है वो मैंने इसमें रिसर्च की। इसमें कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये काफ़ी अच्छा इस पर जो है लंबी चौड़ी रिसर्च हुई, मैं आपसे शेयर भी करूँगा पूरी फ़ाइल जिसमें तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब आपके पास कोई एग्रीमेंट की हद तक चीज़ आती है तो एग्रीमेंट के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप सूट्स एंड डिफेंसेस में जाके देखें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें, CPC में देखें, CPC में प्रोसीजर, हमने एविडेंस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप वो एविडेंस के लिए चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, दावे के साथ लगाएं, दावा सीनियर सिविल जज के पास फाइल करें और उसको आर्ग्यू करें। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, नथिंग टू टेक्निकल, और आप उसको सेम डे में भी फाइल कर सकते हैं। एनीवेज ये किया, उसके बाद मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल किया, आर्ग्यू किया, उस पर मैंने स्टे भी ले लिया, जज साहब ने मेहरबानी की, ये सब कैटेगरी में लिखा हुआ है। और इसमें एक वो इंजंक्शन की, टेम्प्रेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी साथ लगती है, वो मैं आपसे सारी शेयर करूँगा। फिर आपको स्टेज पे मिलता है, अगर आपको चाहिए हो तो वो चीज़ें तमाम होती हैं, वो मैंने कर लिया। मैं आपसे अगले में ये शेयर कर लूँगा कि इसको किस तरीके से मैंने जो है वो आगे इसको जो है वो लेके चला और इसको किस तरीके से आगे फर्दर मैंने आर्ग्यू किया और इसमें हमने अपने हक़ में फ़ैसला कैसे लिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में लगे। थैंक यू।